ठीक है। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो पिछले दिनों क्लास लिया गया था उसके ऊपर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग दो तीन करते हैं, जिससे कि आपको ये अनुमान लग जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो एक कण इलेक्ट्रॉन से 3 गुना अधिक चाल से चल रहा है। इस कण की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इस कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन के वही डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य से अनुपात है ये। और तो पूछा जा रहा है कण का द्रव्यमान क्या है और इस कण को पहचानिए। तो उस कण का मास पूछा जा रहा है, मास। मान लीजिए उसका मास है m, कण का मास है m। तो हम लोग जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हम इसको लिखते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए क्या है फार्मूला, h/p। और इसको हम लिख सकते हैं h/mv। p मोमेंटम है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो m कितना होगा, m हो गया h/λv। इसी इक्वेशन का ये मास है किसी भी पार्टिकल का जिसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है, और उसकी चाल कितनी है, v है, वेलोसिटी है v। तो इस फार्मूले से हम लोग मान लिया इलेक्ट्रॉन के लिए, हम लोग पहली बार देखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं। तो m को हमने क्या लिख दिया, me, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये किसके बराबर होगा, h सबके लिए कांस्टेंट है, लैम्डा e, और यहाँ पर हो गया v इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए है। और जो दूसरा पार्टिकल है जो कह रहा है कि एक कण इलेक्ट्रॉन से 3 गुना अधिक चाल से चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस कण की वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से 3 गुना है। तो v/v कितना हो गया, 3। और इस कण की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन के डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रेशियो इतना है। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है कि लैम्डा उस कण का और इलेक्ट्रॉन का लैम्डा कितना है, मान लिया लैम्डा ई है। ये किसके बराबर है, 1.813। ये रेशियो इतना है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस कण का मास क्या है और पहचानिए कि वो कौन सा कण है। तो इस इक्वेशन को हम लोगों ने देख लिया कि ये जनरल इक्वेशन है किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी कण के लिए जिसका मास है m, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इसको याद रखना है, और v क्या है, उस कण की चाल है, उस कण की गति है। तो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा, उसी तरह से उस कण के लिए हम लिख सकते हैं। उस कण के लिए हम क्या लिखें, उसका मास मान लीजिए m है ये, उसके लिए हम लिखेंगे h/λ × v। ये दो इक्वेशन हो गए, इसमें इसको भाग दे दें तो हम लिख सकते हैं कि m कितना होगा, पहले h/λv, और यहाँ क्या आएगा नीचे h × λ/e/v। तो ये हो गया λe/λ और फिर ve/ve, v। तो यह है m, इसको हम हटा देते हैं, m बराबर हो गया me को इधर ले आ दीजिए, me को इधर ले आ दीजिए। अभी दोनों वैल्यू दिया हुआ है, λ/λe दिया हुआ है, v/ve दिया हुआ है। तो हम लोग इसका वैल्यू रख सकते हैं। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम सब लोगों को मालूम है। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम किताब से ले सकते हैं, कितना है। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9 × 10⁻³ और ये लैम्डा e/λ को हम क्या लिखेंगे, ये नीचे है, लैम्डा e/λ नीचे आ जाएगा, क्या होगा 1.813 - 4। और उसी तरह से v/v कितना है, v/v है 3, तो ये भी नीचे आ गया, 1 कर देते हैं × 3। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा,
इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका वैल्यू आएगा 1.675 इंटू 10 to the power -27 kg। तो एक उत्तर आ गया, एक आंसर कि उस कण का, जिस कण के बारे में ये दिया हुआ है, उसका द्रव्यमान कितना है, इतना किलोग्राम हो गया। अब हमको पहचानना है कि ये कौन सा कण होगा। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास ये है, इलेक्ट्रॉन के मास से करीब 1000 टाइम्स के आसपास बड़ा है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये या तो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि या तो ये प्रोटॉन है या तो ये न्यूट्रॉन है। तो इसका द्रव्यमान मालूम हो गया। और इसका तो हम लोगों ने किया क्या मूलतः कि हमारे पास ये बेसिक बात ये है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है, h/p। h/mv भी लिख सकते हैं। इस p को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी, ऐसा भी हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी दिया हो तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, p²/2m। तो तीनों में से जैसा हो उसका इस्तेमाल करके हम ऐसे प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग एक दूसरे इसी तरह के या इससे कुछ अलग हमने बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स लिए हैं और उसके बाद आप अपनी किताब से या अन्यत्र से भी जो कुछ प्रॉब्लम्स अच्छे आपको लगे उसको करिए। बस एक ही बात याद रखना है कि हमको बेसिक बात याद रहनी चाहिए। दूसरा सवाल है नंबर 2। तो एक 100 वोल्ट के विभवांतर, द्वारा त्वरित, इसके द्वारा एक्सेलरेट किया गया त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन, हमने ये लिख दिया इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए मैं लैम्डा लिख रहा हूं, कितनी होगी। ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने 100 वोल्ट, ये कितना है 100 वोल्ट के विभवांतर से, जो ही इसको अक्रॉस हम 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देंगे ये एक्सेलरेट हो जाएगा और एक्सेलरेट होकर के इसके पास वेलोसिटी होगी और इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। पिछली बार हम लोगों ने देखा था, ये आपको मालूम है, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, E/V, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, 12mv²। और हम लोगों ने, अगर आपको याद है तो ये देखा था कि ये सब वैल्यूज रखने के बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी भी ऐसे पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कितना आया था 1.227/√v। ये इसकी यूनिट थी नैनोमीटर। तो ये हमको याद रखना है। और ये कहां से आया है, इसी से आया है, ये दोनों, और लैम्डा h/p, और p का वैल्यू हम यहां से निकाल करके रखें। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग इसके पहले वाले दिन ये स्थापित किए थे कि लैम्डा 1.227/√v, जहां v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय विच दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। तो जो ही इसको एक्सेलरेट किया गया, जो ही इसको त्वरित किया गया, इसके पास एक वेलोसिटी हो गई और इसलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई। और यह अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसका कुछ होगा, और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना हुआ। तो इसका वैल्यू हम लोग मालूम कर सकते हैं कि 1.227/√100, और ये नैनोमीटर में है, तो ये कितना हो गया 1.227/10, ये हो गया 0.123 नैनोमीटर। तो इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसको 100 वोल्ट से हम लोगों ने एक्सेलरेट किया, तो उसका वेवलेंथ है 0.123 नैनोमीटर। और ये जो वेवलेंथ है वह एक्सरे का वेवलेंथ है, एक्सरे के रेंज में आएगा।
तो हम क्या देख रहे हैं कि 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे तो ये वेव जैसा व्यवहार जब करेगा तो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी 0.123 नैनोमीटर, जो कि एक्सरे के ऑर्डर का है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछा जाता है 100 वोल्ट हो, 200 वोल्ट हो, इस विभवांतर से भेजा गया या इस पर एनर्जी ही दे दिया गया हो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने किसी भी तरीके से जैसे भी हो हमने इसको इतना काइनेटिक एनर्जी दिया दिया, तो हम वहां से पी निकाल लेंगे। तो फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, मास दिया हुआ होगा। तो एनर्जी, हमको एनर्जी आना चाहिए या कितने पोटेंशियल डिफरेंस से इसको भेजा जा रहा है वो आना चाहिए, या इसकी वेलोसिटी भी मालूम हो तो भी हम निकाल सकते हैं h/p, p की जगह पर m/v। तो ये जो बेसिक बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि लैम्डा = h/p, h/mv, और इसको हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं, इसको उस पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं जिसके द्वारा यह इलेक्ट्रॉन त्वरित किया गया है। फिर उसी तरह से थोड़ा एक और हम लोग एक सवाल देखते हैं कि ये तीसरा है। एक प्रयोग में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में अंतक वोल्टेज, अगर अंतक वोल्टेज आपको याद है, अंतक वोल्टेज किसको कहते हैं? स्टॉपिंग वोल्टेज को। स्टॉपिंग वोल्टेज, अंतक वोल्टेज 15 वोल्ट है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में अंतक वोल्टेज 15 वोल्ट है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम मैक्सिमम गतिज ऊर्जा कितनी है? गतिज ऊर्जा कितनी है? तो हम लोगों को अगर याद है कि अंतक वोल्टेज किसको कहते थे कि अंतक वोल्टेज, स्टॉपिंग वोल्टेज, उस इलेक्ट्रॉन को जो मैक्सिमम गति से चल रहा है उसको रोकने के लिए जो वोल्टेज है वही है अंतक वोल्टेज। तो ये अंतक वोल्टेज किसके बराबर होना चाहिए? ये अपने आप ही जो है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? अंतक वोल्टेज द्वारा प्रदत्त जो एनर्जी होगी किसको? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसलिए E/V, और V क्या है? अंतक वोल्टेज है। तो कितना हो गया? E का 1.6, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि V का वैल्यू कितना है? 15, तो 15 हमने रख दिया तो इसकी यूनिट होगी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तो ये हो गया आंसर, अगर 15 नहीं, ये 1.5 है तो इसको 1.5 लिख दिया, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल्स में बदलना है, 1.5 इंटू ये 1.6 जूल्स। बहुत सिंपल सा, लेकिन हमको ये याद रहना है याद होना चाहिए कि अंतक वोल्टेज की परिभाषा क्या है। अंतक वोल्टेज का अर्थ ये होता है कि वो वोल्टेज जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, जैसा हम लोगों ने इसके पहले देखा था। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, फिर एक और सवाल हम लोग थोड़ा हट करके इससे देखते हैं। तो आज एक्सरसाइज का ही डे है अभी इस सेशन में। फोर्थ प्रॉब्लम, चौथा क्या है कि जैसे देखिए ये सूरज है, सन, ये अर्थ है, और सन तो अर्थ से बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग थोड़ा इसको इस तरह से दिखा रहे हैं कि हम लोग अर्थ पर हैं, इसलिए हमको अर्थ बड़ा दिख रहा है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर इस पर पहुंचने वाला सूर्य प्रकाश, जैसे लाइट यहां से आ रही है, यह है लाइट प्रकाश, इसका जो फ्लक्स है, फ्लक्स कितना है? फ्लक्स दिया हुआ है 1.388
10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है। सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है तो सन पर पड़ने वाला, धरती पर पड़ने वाला जो फ्लक्स है उसका वैल्यू दिया वाट पर मीटर स्क्वायर। मैंने धरती के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इतना वाट का मतलब क्या है? जूल्स पर सेकेंड। तो हम इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। तो इतना जूल्स प्रति सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर इस धरती के क्षेत्रफल पर अनवरत आ रहा है। ये इतनी एनर्जी या इतना लाइट आ रहा है कि उसका फ्लक्स इतना है। तो पूछा जा रहा है कि कितने फोटान पृथ्वी पर प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर आपतित हो रहा है। तो ये आ रहा है, इसमें कौन आ रहा है? ये फोटान है, फोटान आ रहा है इस प्रकाश में। इस फोटान की संख्या पूछी जा रही है, कितने फोटान आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सूर्य है, सूर्य से अनवरत प्रकाश पृथ्वी के पृष्ठभाग पर आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो ये दिया है कि फ्लक्स जो आने वाला है इतना है, तो बताइए कितने फोटान है? कितने फोटान है? तो हमको मालूम है कि टोटल एनर्जी इतनी है, फ्लक्स इतना है। कब? पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर। और इसमें दिया हुआ है, कुछ और दिया है कि सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है इसका औसत वेवलेंथ लैम्डा दिया है। इसका औसत वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर। तो क्लियर हो गया आपको? यहाँ सूर्य से प्रकाश का फ्लक्स दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कितने फोटान होंगे यदि इसका एवरेज वेवलेंथ है ये। तो वेवलेंथ जब दिया हुआ है तो हम इसकी एनर्जी, अगर हमको इसकी एनर्जी मालूम हो जाए एक फोटान की, तो हमको फोटानों की संख्या का पता चल जाएगा। तो इस फोटान का एनर्जी कितना होगा? E=h²। एक फोटान की एनर्जी h², या हम इसे लिख सकते हैं hc/λ। और लैम्डा दिया हुआ है, h कितना हुआ? 6.63 10⁻⁻34। c का वैल्यू रखिए और फिर लैम्डा कितना है? 550 नैनोमीटर। ठीक है, तो इतना जूल किसकी एनर्जी है? एक फोटान की एनर्जी है। एक फोटान की एनर्जी कितनी होगी? h²। न्यू को हम क्या लिख दें? c/λ, क्योंकि लैम्डा हमको दिया हुआ है तो लैम्डा का वैल्यू हमने रख दिया। अब इसको हम लोग निकाल सकते हैं और इसका वैल्यू जो भी आता है हो गया। तो ये एक फोटान की एनर्जी है और टोटल एनर्जी कितना पड़ रहा है? इतना पड़ रहा है। तो हमको फोटान की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी जो ऊर्जा आ रही है उस पर एक फोटान की ऊर्जा, तो बराबर कितना हो गया? टोटल ऊर्जा कितना है? 1.388 10⁻³ ये जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है। तो इसमें हम इसको भाग दे देते हैं, जो इसका वैल्यू आएगा 6. ठीक है, और इसका वैल्यू आएगा कहाँ गया? इसका वैल्यू आएगा करीब अप्रोक्सीमेटली आप कर लीजिए गुणा 4 × 10⁻21। ये कैलकुलेशन करना, इतने फोटान्स आएंगे, इतने फोटान्स प्रति सेकेंड प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। इतने फोटान उस पर धरती पर प्रति सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर
गिर रहे हैं या आ रहे हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद एक और दूसरा सवाल थोड़ा देखते हैं कि ठीक है, देखो और एक सवाल, न्यूट्रॉन की किस गतिज ऊर्जा के लिए, ये हो गया पांचवा, न्यूट्रॉन की किस गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होगा। क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन, जिसका वेवलेंथ, कौन सा वेवलेंथ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है? 1.4 10⁻⁻10। तो देखिए लैम्डा दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन है। तो हमको क्या फार्मूला लगाना चाहिए जिसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाए? लैम्डा इज इक्वल टू h/p। और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? p²/2m। p का वैल्यू कितना है? √2m काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ रख देते हैं लैम्डा बराबर h/p। p का वैल्यू कितना होगा? √2m_k। तो हम दोनों स्क्वायर कर देते हैं। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू h² डिवाइडेड बाई 2m_k। अब k का वैल्यू कितना होगा? k को इधर ले जाते हैं तो k बराबर हुआ h² बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। तो इसका इस्तेमाल करके k का वैल्यू निकाल दें। तो क्या पूछा जा रहा है? कौन सी काइनेटिक एनर्जी वाला न्यूट्रॉन होगा जिसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना है? तो हम लोगों ने सीधा सा सिंपल फार्मूला लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी p²/2m। तो p कितना होगा? √2m_k। इसको हमने रख दिया यहाँ, तो यहाँ से k का वैल्यू आ गया। यही k का वैल्यू पूछा जा रहा है। आपको h मालूम है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन मालूम है, किताब से देख सकते हैं। और इसका लैम्डा यहाँ दिया हुआ है 1.4 इंटू 10⁻⁻10। तो अब हमको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है, h का वैल्यू रखना है। इसमें हम लोग रख सकते हैं सभी वैल्यूज, h का वैल्यू रख सकते हैं। तो ये h का वैल्यू रखिए, m का वैल्यू रखिए किताब से देखकर, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है तो हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें k का वैल्यू करीब करीब आ रहा है। h का वैल्यू सबको मालूम है। मास ऑफ द न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको हमको किताब से लेना है। मास ऑफ द न्यूट्रॉन मालूम हो गया, लैम्डा दिया हुआ है, h मालूम है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो सभी रखने के बाद इसका वैल्यू आएगा 6.68 इंटू 10⁻⁻21 जूल्स। तो ये एक्सरसाइज सेशन था जिसमें हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मुख्य रूप से उसी के ऊपर आधारित थे। किस पर आधारित थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेव्स पर। तो और भी एक्सरसाइज में जितने इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं
आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ बेसिक बातें दिमाग में रखनी है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए इक्वेशन है, और जो V के लिए जो कट ऑफ वोल्टेज है या स्टॉपिंग वोल्टेज है वो किसका मेजर है, इन तीनों चारों चीजों को हम अगर याद रखते हैं तो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम आसानी से कर सकते हैं, और ऐसा ही अभी हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत हो रही हो या कुछ परेशानी हो रही हो, समस्या हो, तो यू कैन आस्क। हाँ, बोल रहा हूँ।